इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहस करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर कि कैसे अलकायदा लगातार अब हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। अलकायदा ने कल 2 पन्ना का बयान जारी किया है जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि कश्मीर को भारत से आजाद कराने के लिए अब अलकायदा अफगानिस्तान में अपने तमाम आतंकियों के साथ भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ेगा। उसके साथ साथ उसने यह भी कहा है कि अलकायदा दूसरे इस्लामी देशों को भी आजाद करने का बीड़ा उठा रहा है। इस संदेश में सोमालिया, यमन, इन तमाम देशों का नाम लिया गया है। साथ साथ कश्मीर को भी आजाद करने की बात कही जा रही है भारत के चंगुल से। जरा सोचिए कि पाकिस्तान स्थित ये आतंकवादी संगठन अब कैसे अफगानिस्तान को अपना अड्डा बना चुके हैं और अब वहां से लगातार तमाम कोशिशें करेंगे जिसकी वजह से अब हिंदुस्तान खतरे में आ जाए। सिर्फ अलकायदा नहीं बल्कि तमाम ऐसे आतंकी संगठन, चाहे आप जैश ए मोहम्मद की बात कर लीजिए, लश्कर ए तैयबा की बात कर लीजिए, लश्कर जहांगीर की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम आतंकी संगठन अब अफगानिस्तान को अपना बेस बना रहे हैं और वहां से हिंदुस्तान पर आतंक का हमला करना चाहते हैं। क्या भारत तैयार है? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, मुकाबला जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला और हम बहस कर रहे हैं कैसे अब भारत के लिए डबल टेंशन है। एक तरफ अफगानिस्तान में है तालिबान और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी भी अब अफगानिस्तान को बना रहे हैं अपना बेस। कैसे बचे हिंदुस्तान, यही हमारा बहस का मुद्दा आज। और हमारे लिए मौजूद है हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, विष्णु प्रकाश जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, अब्दुल समद याकूब जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से, और मुस्कान सादत कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। ये अफगानिस्तान में पुलिस अधिकारी के तौर पर काम करती थी। शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपसे करूं मैं। जिस तरह से अब हम अनास हक्कानी को देख रहे हैं जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है काबुल से, अब तो तय है कि हक्कानी नेटवर्क पूरे तरीके से अफगानिस्तान में न सिर्फ सक्रिय है बल्कि सामने रहेगा। पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी जो पाकिस्तान में सक्रिय थे अब अफगानिस्तान में भी हैं। तो क्या हम ये कहें कि अफगानिस्तान का एक तरह से टेररिस्ट टेक ओवर हो चुका है? अजय जी, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का एक केंद्र बिंदु है और पाकिस्तान आईएसआई के द्वारा अपने मंसूबों को पूरा का पूरा जो है जिस प्रकार से वो पूरा करने की कोशिश करता है, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, अलकायदा हो, इवन ISIS हो, तालिबान हो, ये सारे के सारे जितने भी आतंकी संगठन हैं ये पाकिस्तान के मदरसों में पले हैं। पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है, पाकिस्तान को भी इस फंडिंग के लिए बाकी देशों ने इनकी मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे ये कुछ भी इनकी मंशा हो पर ये एक ही माले के मोती हैं। अगर इस बात को हम समझ जाएं तो आगे की हम समझ जाएंगे कि इनका मकसद क्या है। ऐसी हालात में अगर आप देखिएगा कि ISIS ने जिस तरीके से सुसाइड बॉम्बर के द्वारा किया, आप देखते हैं कि मुजाहिद ने क्या स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सारे ISIS के तो अफगानी हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस मंशे से, किस मंसूबे से इसको कार्रवाई की जा रही है। अगर हम ये सोच ले कि ये जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं पूरे विश्व को आतंक का खतरा है। और कहा कोई किसी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्यों पाकिस्तान को बार बार ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, क्यों बार बार वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि टेरर फंडिंग करते हैं, क्यों वो बार बार कह रहे हैं आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है आज खुशी मना रहा है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर उसकी जो मंशा थी वो पूरी हुई है। और उस मंशा के बाद अब वो जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर दखलंदाजी देने लग रहा है, जिस प्रकार से मसूद असद जाकिर के बरादर से कंधार में मिल रहा है, जिस प्रकार से POK में एक तरीके से जुबिलेशन और सेलिब्रेशन हो रहा है कि हमारे जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के और लश्कर ए तैयबा ये जो मिलिटेंट थे जो अफगानिस्तान में भाग लिए वो आकर के जिस प्रकार से उनको व्हाट्सएप पे देखिए किस माय गॉड उस व्हाट्सएप के ऊपर जिस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये सब दर्शाता है कि हम लोगों को बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम सबको सतर्क रहना होगा। अब्दुल समद याकूब जी हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब जी, ये बताइए कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को हमेशा नकारता रहा और कहता रहा कि आतंकी संगठन है। अनस हक्कानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के आतंकी अब अफगानिस्तान में अपना बेस नहीं बना रहे? अलकायदा एक पूरे 2 पन्ने का प्रेस रिलीज जारी करता और कहता है कि हम कश्मीर को आजाद कराएंगे हिंदुस्तान के चंगुल से।
क्या ये आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बात नहीं है? क्या अलकायदा आतंकी संगठन नहीं है? क्या लश्कर ए जंग आतंकी संगठन नहीं है? क्या लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तमाम ये सारी आतंकी तंजीमें आतंकी नहीं है? अगर हैं तो फिर क्या पाकिस्तान के अब आतंकी अफगानिस्तान पे कब्जा करके हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम देशों को तबाह करेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल कलकर्नी का आर्गुमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि समटाइम उसको काउंटर करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, और दूसरी बात ये कि मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हर मिलिटेंट ग्रुप किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी स्टेट का मोस्ट फेवरेट रहा होता है। अब आ जाते हैं आपकी सवाल के ऊपर कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए जंगवी। आपको याद होगा कि ज़र्ब अज़ब के बाद लश्कर ए जंगवी का जो चीफ था मलिक इसाक, हमने उसको असैसिनेट किया पुलिस काउंटर में, और जो जैश ए मोहम्मद है उसका हमारा जो स्पेशल कोर्ट है एंटी टेररिज्म की, उसने वारंट इशू किया और वो हम उसको हांट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जल्द अनकरीब मसूद अजहर जो है वो अरेस्ट हो जाए या एनकाउंटर में कहीं वो हो जाए, क्योंकि इस तरह के टेररिस्ट का फेट यही होता है। और रही बात हाफिज सईद की, हाफिज सईद तो जेल में है। अच्छा, थोड़ा सा इस बात को एडमिट करना पड़ेगा, और ये मेरे लिए शायद मुश्किल हो एडमिट करना कि कहीं ना कहीं स्टेट जो होती है वो इंडिया सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लीनियंट होती है, क्योंकि और मुलझने इतनी ज्यादा है कि जो पाकिस्तान सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह लश्कर ए जंगवी है या बाकी जो यहाँ पे लोकली ऑपरेट कर रहे हैं, उनको निपटने के लिए। और जब हमने ये इसको मलिक इसाक को असैसिनेट किया, लश्कर ए जंगवी के चीफ को, तो उसके एक हफ्ते बाद पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर जो था वो बम ब्लास्ट में मारा गया था रिवेंज में। तो ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई इतनी आसान नहीं होती कि सीधा पाकिस्तान को ये दोष दे देना कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने तो अपने मिनिस्टर्स खोए, अपना मेजर जनरल खोया है यहाँ पे। तो रही बात अब ये कहना कि सीधा सीधा कहता हूं कि आप कहते हैं कि आईएसआई कामयाब हो गई, तो अगर आईएसआई कामयाब हो गई तो वो मैदान खुला तो नहीं था। जब मैदान था तो आपकी रॉ भी वहां पे ऑपरेट कर रही थी, और 20 साल वहां पे जो रॉ थी या आपका इंडियन इंटरेस्ट था उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उसको मजीद उसको एक्सपैंड किया। तो अगर वो 20 साल बाद जो अफगान फोर्सेस हैं या अफगान जो गवर्नमेंट थी वो नाकाम हुई है या कोलैप्स किया, तो आपका इंटरेस्ट भी वहां पे कोलैप्स कर गया है। तो अगर हमारा वहां पे जो इंटरेस्ट है वो हमने रीगेन किया या हम वहां पे कामयाब हुए, तो इसका क्रेडिट तो बनता है पाकिस्तान को। चलिए, वो आईएसआई हो, भले क्रेडिट तो मैं इस बात की आपको देता हूं याकूब साहब कि आप ये मानते हैं कि हाँ, स्टेट पाकिस्तान स्टेट उन तमाम तंजीमों के लिए थोड़ा सॉफ्ट है जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि खुद अपने भीतर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप ये मानते हैं, अपने आप में बहुत तारीफ की बात है। मैं इस बात का क्रेडिट आपको देता हूं। कई फ्रंट के ऊपर लड़ना मुश्किल हो जाता है। चलिए, मैं इसका क्रेडिट आपको दे रहा हूं, लेकिन हाँ, जब पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान टेरर का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कई सवाल उठते हैं। विष्णु प्रकाश जी का काफी खुद का अपना तजर्बा है इस तरह के तमाम एक्टिविटीज को डील करने का। विष्णु जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से अफगानिस्तान एक खुला फील्ड मिल गया है और कश्मीर के संबंध में दरअसल अब हमारे लिए बहुत मुश्किलें बढ़ जा रही हैं, क्योंकि अब कश्मीर को लेकर वहां पर एक नई तरीके की आवाज बुलंद करने की कोशिश की जा रही है? विष्णु प्रकाश जी। अजय जी नमस्कार। इसमें तो कोई ज़्यादा डिबेट वाली बात है नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तो बड़ा खुला कहा है कि उसामा बिन लादेन तो शहीद थे और तालिबान की गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं। जब वो कहते हैं कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, तो वहाँ की ख्वातीनों की तो नहीं टूटी हैं, बच्चों की तो नहीं टूटी हैं, आवाम की तो नहीं टूटी है। अगर टूटी है तो तालिबान की टूटी है। तो खैर ये जो कर रहे हैं वो सब जानते हैं। आपको और मुझे याद है कि एक ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि दुनिया भर में जहां आतंकी वारदात होती है 75% उसका जो धागा है, तार है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती है। पर ये इनकी भी मजबूरी है। जो हमारे मेहमान हैं, जो रावलपिंडी करना चाहेगा वो करेगा। देखिए, हमने 79 से जो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान की जो चल रही है, या टेरर जो फोमेंट किया, पहले पंजाब में किया, फिर कश्मीर में किया, 42 साल से हम जूझ रहे हैं। तो हमारे पास क्षमता है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास ताकत है कि हम वो झेल लेंगे और उसको विफल भी कर देंगे। पर ये ज़रूर है कि कितनी देर ये काट की हांडी चलेगी इनकी, पाकिस्तान की। ये लोग ये, और एक चीज़ मैं अजय जी और कहना चाहूँगा कि हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन इनको खुद समझ आएगी
कि ये अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उसी दिन कोई फर्क पड़ेगा। इतने ये नहीं है कि तालिबान इनका पिट्ठू बन के रह जाएगा, क्योंकि तालिबान ने 20 साल इनको देखा है कि किस तरह दोहरा खेल खेला है। मुल्ला बरादर 8 साल जेल में थे। इन्होंने कई जो तालिबान के लीडर्स को अमेरिका के हवाले किया था। तो अगर ये समझते हैं कि तालिबान सब कुछ भूल जाएगा, वो शायद मुमकिन नहीं है, पर आगे देखते हैं कैसे खेल खेला जाता है। जी, मैं फिर वापस याकूब साहब आपके पास वापस आ रहा हूँ। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप किसी शैतान को अपने बस में करने की कोशिश करते हैं तो किसी के बस में नहीं आता, और जो शैतान को बढ़ावा देते हैं उसको भी वो शैतान उसी तरीके से परेशान करता है जैसे बाकियों को। और ये संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप टेररिज्म से जूझ रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने टेररिज्म को शेल्टर भी दिया है, भले ही वो कश्मीर को लेकर हो, लेकिन ये एक वास्तविकता है। आज तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम तंजीमें हैं जो इस बात को लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं कि वो कश्मीर में तमाम गतिविधियां करेंगी, इसका रिटेलिएशन भी होगा। तो क्या पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा, और क्या पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा कि अफगानिस्तान को जितना भी ज्यादा बर्बाद किया जाए, एक फेल्ड अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना पूरे इस रीजन के लिए? देखिए, कोई भी मुल्क जब इनस्टेबल होता है तो वो आपके सबसे पहले जो उसका इफेक्ट पड़ता है वो उसका नेबर जो होता है, उसका हमसाया मुल्क होता है। अगर इनस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में होगी तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, ये बात होता है। अब आ जाते हैं कि क्या तालिबान टेररिस्ट हैं? नहीं, दुनिया नहीं मान रही। और इवन कल आपके कतर के जो एम्बेसडर हैं वो भी तालिबान के उस जो हेड है टीम का नेगोशिएशन का, उससे मिले हैं। तो बात यह कि हम ये कह रहे हैं कि तालिबान को आइसोलेट मत करें। कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल ये बात की है कि तालिबान टेररिस्ट नहीं है, उनको आइसोलेट ना करें, उनको डिप्लोमेटिकली एंगेज करें। उनको हम डिप्लोमेटिकली एंगेज करके प्रेशराइज कर सकते हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना किया जाए। हमने लास्ट टाइम भी यही गलती की कि सिर्फ 3 मुल्कों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, कोई मुल्क उनसे जब। याकूब साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जरा बताइए, अनस हक्कानी एक हक्कानी नेटवर्क के सबसे बड़े चेहरे हैं ना, क्या आप इनको टेररिस्ट नहीं मानते? देखें, जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो तालिबान का डिप्टी है, और अनस हक्कानी जो है वो अब हक्कानी नेटवर्क को नहीं ऑपरेट कर रहा है, वो तालिबान के अंडर काम कर रहे हैं। अब यही जलालुद्दीन हक्कानी एक वक्त में जो था वो अमेरिका का बहुत मोस्ट फेवरेट हुआ करता था। आजकल अब अगर ये तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग के नीचे काम कर रहे हैं तो हम इनको टेररिस्ट कैसे कहें? अगर इस तरह से मान लिया जाए कि ये कोई भी गुलबदीन हिकमत यार हो गया जिसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया लास्ट टाइम अशरफ गनी के मुकाबले में, अब इसी ने इसकी स्टेटमेंट है कि इसने ओसामा बिन लादेन को सेफ पैसेज दिया है। इसने सबसे ज्यादा अटैक किया अमेरिकन के ऊपर, अमेरिकन उन्होंने अफगानी गवर्नमेंट ने उसको पार्डन कर दिया। अब अगर हम उसके पास्ट किसी हिस्ट्री में जाए तो हर जो वहां का वॉर लॉर्ड है या हर कोई लीडर जो है उसका पास्ट जो है वो बिल्कुल एक डार्क है, वो किसी ना किसी हवाले से वो कहीं ना कहीं रहेगा। अगर हम उनके पास्ट रिकॉर्ड पे चलते रह जाएंगे तो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। कुलकर्णी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसे है अजय जी कि जैसे कह रहे गुलबुद्दीन हिज़्ब इस्लामी के वे मुखिया हैं, पूरे के पूरा ISI ने इनको खड़ा किया है। हक्कानी नेटवर्क को पूरा का पूरा काबुल का इनको सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हक्कानी नेटवर्क को दी है। आप देखिएगा अखुंज़ादा कितने दिन तक नजर नहीं आए, अब कहने को आ रहे हैं कि वो कंधार में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से बरादर को 8 साल तक पाकिस्तानियों ने जेल में रखा, और जब उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है, हम इस पर दखल अंदाजी नहीं देंगे, तो बरादर को 8 साल के लिए जेल में रखा, जब तक अमेरिका ने नहीं कहा कि आप देखें। जिस प्रकार से पाकिस्तान के खुद के एम्बेसडर जब अपना देने के लिए गए मुल्ला उमर को, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यह तो हमारे भाई हैं, हम इनसे कभी भी डुरान लाइन के बात कर ही नहीं सकते। क्या बात करें डुरान, हम तो एम्बेसडर नहीं मानते पाकिस्तान को, ये तो हमारा भाई है। ऐसी हालात में जब पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि ये जितने भी पठान हैं जिनका अपना मसला है, ये पश्तून वाली कोर्ट से हैं, ये इन्हीं का खाएंगे, इन्हीं का पिएंगे, इन्हीं का फंडिंग करेंगे, और जब वक्त आएगा वो इन्हीं को ही मारेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं होनी चाहिए। पठान और पंजाबियों के बीच में जबरदस्त कशमकश है, आज की तारीख में जरूर
फंडिंग पाकिस्तान ने दिया है, आईएसआई ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां तक कि अमेरिका ने भी इनकी मदद की है पाकिस्तान की, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी हो गया है। अभी दुरान लाइन के ऊपर क्या कहा है मुजाहिद ने साफ कहा है कि दुरान लाइन मानते नहीं है हम हमारा दुरान लाइन से कोई, यानी कि बलूचिस्तान और पेशावर तक कितनी सोच है। या पाकिस्तान पिछले 20 साल में पूरा दुरान लाइन फेंसिंग किया है, अभी भी क्रॉसिंग हो रहा है, सिर्फ चमन से क्रॉसिंग हो रहा है, दूसरी क्रॉसिंग बंद है। यानी चमन यानी क्वेटा, पेशावर से कहा अमेरिकन जो आए हैं अभी आज की तारीख में तकरीबन 31 दिन के वीसा के ऊपर टेम्पररी वीसा लेकर के अमेरिकन आज की तारीख में सारे के सारे आए हैं खैबर पास से होते हुए पेशावर के अंदर। क्यों आए हैं? काफी संजीदा मसला है ये। और अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, हम समझना चाहते हैं कि भारत ने कहा है कि तकरीबन 200 ऐसे आतंकी हैं जिनके ऊपर अब हम निगाहें गड़ाए बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो कि अब अफगानिस्तान में मौजूद हैं, कश्मीर को लेकर ये नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। और ऐसे में अलकायदा का 2 पन्ने का पूरा एक प्रेस रिलीज भी है जो कहता है कि कश्मीर को भारत के चंगुल से हम आजाद कराएंगे और हम बैठे हैं अफगानिस्तान में। कितनी मुश्किल अब हमारी बढ़ रही है। पाकिस्तान के तमाम आतंकी अब अफगानिस्तान में अपना बेस बना रहे हैं। नहीं, देखिए साहब, मुश्किल तो आप छोड़िए। भारत की फौज कोई इट्स नॉट अ बिट ऑफ स्ट्रॉ कि आप फूंक मारे उड़ जाएगी। पाकिस्तान की फौज 4 बारी कोशिश कर चुकी है कश्मीर लेने की बाई फोर्स, और हर बारी उनकी किरकिरी हुई है। 71 में तो मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। भारत की फौज कश्मीर को संभाल लेगी। हाँ, हमारे लिए ये तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे, ये जरूर है। और हमारे यहाँ जो होड़ लगी हुई है, तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, तालिबान का महिमा मंडन करो, तालिबान को लेजिटिमेसी, देखो बकवास है। ये लोग बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये बिल्कुल टेररिस्ट ग्रुप है। और देखिए तालिबान ने कितने आश्वासन दिए थे कि वो जो है वो अफगानिस्तान की सॉइल टेररिज्म के लिए नहीं इस्तेमाल होने देंगे। क्या हुआ? काबुल एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ अभी 26 अगस्त। ठीक है साहब, 180 के करीब अफगान मारे गए, 13 आपके मरीन मारे गए, 18 मरीन घायल हुए। तो क्या वैल्यू है तालिबान के आश्वासन की कि साहब हम कोई हमला नहीं होने देंगे? तो मजाक है। और अगर कोई इसमें बिलीव करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल वो देशद्रोह के ऊपर आ रहे। मतलब ये तो नाटक है सबसे बड़ा साहब। ये आपके दुश्मन है, ये नहीं बदलेंगे, ना पाकिस्तान बदलेगा ना ये बदलेंगे। और हमको बिल्कुल अपना रवैया नहीं बदलना चाहिए। वी शुड बी टफ। ये तालिबान जो है ये अफगान लोगों के लिए जहमत बन गई है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे वहां पे सूखा पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं साहब, वहां सूखा पड़ा हुआ है। ये खाने पीने की कल किल्लत हो जाएगी अफगानिस्तान में। एंड हंगर लीड्स टू एंगर। ये एंगर किस तरफ जाएगा? तालिबान और पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि इन्होंने आजाद कराया है अफगानिस्तान को अमेरिकनों के चुंगल से और नरक में धकेला है। क्यों लोग भाग रहे हैं? सारे ब्रेन ड्रेन हो गया है। सारे पढ़े लिखे लोग भाग लिए सर पे पांव रख के। वहां से लटक रहे थे वो C-17 जहाज के पहियों से 10,000 फुट नीचे गिर गए। बॉम्ब ब्लास्ट में मरना मंजूर था, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते। ये पाकिस्तान बना रहे हैं अब्दुल्ला साहब, ये आप कर रहे हैं अब्दुल समद साहब। ये बहुत बहुत दुख की बात है। जो औरतों बच्चों का हाल है वहां, ये कुदरत एक दिन आपको इसका नतीजा देगी और ज्यादा दूर नहीं है वो समय। जी, अफगानिस्तान के लोगों में भी प्राइड है बहुत। अब्दुल समद साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विष्णु प्रकाश जी, अभी अब्दुल समद साहब ने कहा कि तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बारे में पैरोकारी कर रहे हैं। क्या वाकई में तालिबान से बातचीत की जा सकती है? क्योंकि तालिबान तो एक आतंकी तंजीम ही माना जा सकता है ना, इसके अलावा और क्या है? आपके जो पैनलिस्ट मेरे से पहले बोले हैं उन्होंने सबको देशद्रोही करार दिया है जो कि तालिबान से बिल्कुल बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी बात कर रहे हैं। तो शायद जो पूरी भारत की सरकार है जिसने सोच पाए विचार के आगे कदम उठाया है, उनको अपने देश के बारे में पता नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पैनलिस्ट को पता होगा। खैर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे आपको 2 मिनट देने पड़ेंगे अजय जी ताकि मैं इसके बारे में बात कर सकूं। कॉन्टेक्स्ट है इसका। हम सब जानते हैं कि तालिबान का कैरेक्टर क्या है। जो तारीख को इग्नोर करता है वो
उसको बहुत बड़ी नुकसान होता है, उसको हिस्ट्री को इग्नोर करता बहुत नुकसान होता है। जो हिस्ट्री का बर्डन कंधे पे रख के चलता है और वो दब जाता है, उसको भी नुकसान होता है। कल के आतंकवादी आज के रेवोल्यूशनरी हुए हैं, हमारे भारत में भी हुए हैं, लाल डेंगा हुए हैं, यासिर अराफात हुए हैं। ये कोई है कि कभी नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी, ये हम सब जानते हैं तालिबान की बैकग्राउंड क्या है, और बड़ा जो फर्स्ट रिएक्शन यही है, क्योंकि अब तक जो इन्होंने किया है, कहा कुछ है काबुल में और फर्क पड़ा है शहरों में, हम सब जानते हैं। पर एक तो हकीकत है, एक तो रियलिटी है कि तालिबान सत्ता में है। दूसरा, तालिबान मोनोलिथिक नहीं है, हम सब जानते हैं, और इसमें कोई सेंट्रल अभी लीडर नहीं है जो मुल्ला उमार के स्टेटस का हो, जो कि एक फतवा इशू कर सके कि ऐसा मत कीजिए। तो अगर ये अगर मैं 5 बार अगर कह रहा हूं कि अगर ये थोड़ा भी बहुत भी बदले हैं तो इनको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। अब हमारे पास 2 सूरतें हैं कि हम कहें कि साहब आपने 20 साल पहले ये किया था, आपकी ये प्रवृत्ति है, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं, हमारा कोई नेशनल इंटरेस्ट है वो गया पहाड़ में, और बाकी सब देश पाकिस्तान, चाइना वगैरह वगैरह सब बात करते रहे। और या हम कहें कि हम आपको रिकग्निशन नहीं देते हैं, मान्यता नहीं देते हैं, आपका और हमारा सोच विचार में बहुत फर्क है, पर एक हमको डायलॉग में आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप हमारे इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सकें, कम से कम बात तो करके देख लें। तो मैं भी इस मामले में देशद्रोही हूं, क्योंकि मैं इसकी सपोर्ट करता हूं। चलिए, कम से कम आप इस बात को मानते तो हैं कि आप देशद्रोही हैं। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है। एक सेकंड अजय जी। नहीं, मैं मजाक कर रहा था सर। मैं आपको बहुत व्यक्तिगत तौर पर अच्छे तरीके से जानता हूँ। कहना चाहूंगा, एक चीज सिर्फ 5 सेकंड लूंगा कि ये एक कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए कि ये ना हो कि कहा गया कि विष्णु प्रकाश देशद्रोही है। मैं सिर्फ मैं पैनलिस्ट के संदर्भ से कह रहा हूं, तो ये प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन समझ साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच कुछ ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। बख्शी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास भी सर, जस्ट 1 मिनट सर। व्यक्तिगत हो रहा है मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। 1 मिनट सर। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान, किस तरह से वहां पर टेरर लॉन्च पैड बन रहा है। ये तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं जो पुख्ता करती हैं इसी दलील को। पहली तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तानी आतंकी है सैफुल्लाह कोहाट, पाकिस्तान का रहने वाला है। देखिए, वो अफगानिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। सैफुल्लाह अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों का मुआयना कर रहा है। आप देखिए, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, पंजशीर में आज तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया गया है। इनसे आईडी और करेंसी बरामद हुई है। आप ये आईडी और करेंसी देखिए, ये पाकिस्तान के आईडी और करेंसी हैं। साथ ही साथ ये बात स्पष्ट कर जाती है कि तालिबान के लड़ाके जो आज वहां पर मौजूद हैं, उनके पास पाकिस्तान के आइडेंटिफिकेशंस हैं, पाकिस्तान की करेंसी है, और ये लगातार आगे बढ़कर हमले मचा रहे हैं, और पंजशीर वैली में लगातार हमले ये लोग कर रहे हैं। समद साहब, मैं अब आपके पास आता हूं। आप ये बताइए, ताजा अभी तस्वीरें आई हैं और मैंने अभी दिखाई ये तस्वीर अपने दर्शकों को, शायद आप इसे नहीं देख पाए होंगे, प्लीज सर। मैं अभी जो लास्ट हमारे पैनलिस्ट थे जो इन्होंने बात की, ये जो देशद्रोही या हमारे यहाँ गद्दार का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है और बार बार इस्तेमाल होता है, और अगर मैं भी कोई बात इस प्रोग्राम में ब्लंटली कह जाऊं तो कल को मेरे ऊपर भी गद्दारी के फतवे लग जाते हैं। इससे बड़ा दुख होता है इंसान को कि मैं ये चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि देशद्रोही, गद्दारी, ये सर्टिफिकेट्स जो होते हैं ना, इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैं जनरल जीडी बख्शी की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, एक सोच का अपना अंदाज हो सकता है, और अगर उनकी बात भी मान ली जाती तो उनका यह भी कहना था कि हमने प्रैक्टिकली, इंडिया ने क्या किया, अगर तालिबान आ रहे थे तो अफगानी फोर्सेस को कितना एक उन्होंने सपोर्ट किया ग्राउंड के ऊपर। जब आप ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उसकी एक प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। बहरहाल फिर भी इस कमेंट को जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, देशद्रोही वाले कमेंट को। लेकिन समद साहब, मुझे ये तो समझाइए, तालिबान के लड़ाकों के पास पाकिस्तान के पासपोर्ट, पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स, तमाम चीजें मिल रही, तो पाकिस्तानी हुए ना ये लोग? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इशू पहले भी रहा है, और कहीं हमारे ये एंड के ऊपर भी इशू रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शायद कोई आईडी कार्ड्स ऑब्टेन किए थे पाकिस्तान से, इवन वो यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, आईडी कार्ड्स ले लिए, या वो लोग जो इस वक्त बर्मा के बाहर मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, उनके पास भी हमारे आईडी कार्ड्स हैं कि एक वक्त में रेफ्यूजीज को हमने ये आईडी कार्ड इशू किए।
अब ये इस तरह का निकलना ये एक संजीदा बात है पाकिस्तान के लिए भी, लम्हा फिक्री है कि इस चीज को फर्दर जो है ना वो किया जाए कि जो पाकिस्तानी हैं उनको ही आईडी कार्ड उन तक करें और बाकियों के सस्पेंड हो जाने चाहिए। अब ये कहना कि ये पाकिस्तानी हैं या नहीं है, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। चलिए जीडी बख्शी साहब प्लीज। जी देखिए, मैं भी थोड़ी बातें क्लियर कर दूं जी। एक है कि हमको मजबूरन तालिबान से डील करना पड़ रहा है क्योंकि वो जमीन पे बैठे हैं। अगर अपने बंदा निकालना है, ये करना है, कुछ करना है, वेल यू हैव नो ऑप्शन टू डील, ठीक है। लेकिन तालिबान को रिकग्निशन देना, लेजिटिमेसी देना, मैं वो कह रहा हूं राजद्रोह के बराबर होगा इस वक्त इन मौजूदा हालतों में। प्लीज मेरी बात समझिए। मैं बहुत इज्जत करता हूं विष्णु प्रकाश साहब की, वो ग्राउंड पे रह चुके हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल थोड़ा फौज की बात भी आप अपनी सुन लें, ठीक है साहब। जहां युद्ध करना है युद्ध करो, ठीक है। फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई पे दबाव डालने के लिए हमें अफगानिस्तान डालने की जरूरत नहीं। हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट सियाचिन से लेकर रान ऑफ कच्छ तक हमारे पास है, ठीक है। अब्दुल सामद साहब को भी मैं ये बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि आपको बड़ी फतहात हासिल हुई है, आप प्लीज वेट करिए 6 महीने। वहां जो सूखा पड़ रहा है, जो खाने के लाले पड़ रहे हैं, जो सारे बैंक बंद हो गए हैं, स्कूल कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए, अस्पतालों का काम चलाना मुश्किल है, वहां के लोगों में साहब आक्रोश का बम फटेगा, सीधा आपकी तरफ और तालिबान की तरफ आएगा। मेरी एक विनती है हमारे विष्णु प्रकाश जी से कि साहब देखिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम अपने लोग अफगानिस्तान से बाहर लाना चाहते हैं। क्या आप काबुल में अपनी एम्बेसी दोबारा खोलना चाहेंगे, जहां सिक्योरिटी हक्कानी ग्रुप के हाथ में है? याद रहे, मैं आपको याद दिलाऊं, 2 साल पहले उन्होंने हमारे दूतावास पे हमला करके 30 लोग भारतीय मारे थे, 30 लोग मारे थे। क्या आप अपने राजनयिकों को फिर खतरे के मुंह में डालना चाहते हैं? क्या हमको गारंटी है कि हमारी दूतावास पे अगर हम फिर रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, हमला नहीं होता, होस्टेजेस नहीं बनाए जाते, और फिर कांदाहार का जो ड्रामा हुआ था हम उसको रिपीट ना करें? तालिबान बोलेगा साहब हमला हमने थोड़ी ना किया, हमला तो ISIS खुरासान ने किया है, हमला तो अलकायदा ने किया है, हमला तो लश्कर तोयबा ने, जैश ए मोहम्मद ने किया है। फिर क्या आपके पास उस वक्त विकल्प रह जाएगा? प्लीज अपने फौजियों की भी कभी कभी सुन लीजिए। विष्णु जी प्लीज एक छोटा कमेंट, फिर मैं कुलकर्णी जी के पास चल रहा हूं। विष्णु जी। बिल्कुल जी, जनरल बख्शी आप वॉर हीरो हैं, आपने लड़ाई देखी है, आपने विजय देश को जिताया है। अगर एक डिप्लोमेट अपनी फौज की कदर नहीं करेगा तो कोई नहीं कर पाएगा। हम अपने फौज का वैलर जानते हैं। मेरा जो आप कह रहे हैं उसमें वजन है। मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान ने इतनी आतंकवादी इंसिडेंट्स किए हैं भारत में, बॉम्बे में 26/11 पे हुआ, उसके बाद हमने मुशर्रफ साहब को बुलाया कि नहीं बुलाया? हमने कितनी बार जंग की है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ कोशिश की कि नहीं की? देखिए, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे जितनी भी बहुत थोड़ी समझ है मुझे, पर दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता साहब। और अगर हम कहें कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, बुरा तो है ही है, तो वो बुरा और बन जाएगा। मैं कोई भ्रम में नहीं हूं, मैंने कोई चश्मे नहीं पहने हुए, हरे चश्मे नहीं पहने हुए, पर जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है उसके हिसाब से मैंने कहा है। बिल्कुल कुलकर्णी साहब, अब इस सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से अब सूरत हाल बनते दिखाई दे रहे हैं और अफगानिस्तान की जमीन आतंक के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती दिख रही है, ऐसे में हमने 200 आतंकियों की एक लिस्ट भी बनाई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमने पूरी तैयारी भी की और जनरल बख्शी भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कश्मीर पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तमाम आतंकी तंजीमों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? इसमें तो पाकिस्तान ही मदद कर सकता है ना, और तो किसी के हाथ में है ही नहीं कुछ। अजय साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है कि तकरीबन आज की तारीख में 200 या 300 आतंकवादी POK में तैयार हैं, मतलब इन्फिल्ट्रेट करने के लिए।
जिस प्रकार से कई तंजीमें भी खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे कश्मीर घाटी के अंदर, जिस प्रकार से रेडिकलाइजेशन रिक्रूटमेंट अंदरूनी तौर पर चल रहा है, ये सब को मालूम है और खुफिया एजेंसीज को सब मालूम है और सबके ऊपर इन्होंने सख्त नजर भी रखी हुई है कि क्या हो रहा है। लेकिन ये जो जिस प्रकार से अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है, ये खतरे की घंटी है, इसमें कोई शक है ही नहीं। हमें तो कम से कम किसी को भी शक, हम लोग तैयार हैं, इसमें भी शक। लेकिन अगर ये चीजें बगैर लड़ाई के संभाली जा सकती है, बगैर मारा मारी खून खराबे के संभाली जा सकती है, तो अच्छी बात होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे बार बार हम लोग सब कहते हैं कि जो तेंदुआ होता है अपने वो जो बिंदु होता है वो बदली नहीं कर सकता है, लेपर्ड्स कांट चेंज द स्पॉट। और यही एक कारण है कि कितना भी आप किसी को कहने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आज की तारीख में भी जो उनकी लीडरशिप है वो कुछ कह रही है, जमीन के ऊपर तालिबान फाइटर्स क्या कर रहे हैं, औरतों के साथ वही बदसलूकी हो रही है, किसी को घर के बाहर नहीं निकलने दे रहे। एंकर जो टीवी में है उनके पीछे उन्होंने बंदूकधारी अपने तालिबान फाइटर लगा रखे हैं, किसी को बाहर आने नहीं दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि स्कूलों में जाएंगे तो लड़कियां लड़की के स्कूलों में जाएंगे। और ये इस तरह की जो विचारधारा है जो 18वीं शताब्दी में अफगानिस्तान को ढकेल रही है, मुझे लगता है इस प्रकार से, और जिस प्रकार से अभी भी पंजशीर घाटी के अंदर अमरतुल्ला सलेह और अहमद मसूद जिस प्रकार से लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं करेंसी, ये कौन है? 70,000 तालिबान फाइटर्स के साथ काफी कोई पाकिस्तान के जो लोग हैं शामिल हुए हैं इस प्रकार से, और पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान बिल्कुल। इससे पहले कि समद साहब हम आपसे इसका पूरा जवाब लें, बख्शी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। बख्शी साहब और कुलकर्णी साहब के सवालों का जवाब समद साहब आप देंगे। बख्शी साहब प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तालिबान की सरकार का गठन नहीं हुआ, वो तो मिली जुली सरकार की बात कर रहे थे, अभी तक उनकी सरकार का गठन नहीं हुआ। हमें जो हम भूतपूर्व सैनिक हैं, हमको केवल इस बात की चिंता हो रही है कि ये होड़ क्यों लग गई है। रिकॉग्नाइज तालिबान, ओवैसी साहब से लेकर अब नहीं मेरी उनकी भी बात में वजन है कि हमने पाकिस्तान से बात की। पाकिस्तान कम से कम एक एस्टैब्लिश स्टेट तो है साहब। कल लश्कर ए तोयबा अगर इलेक्शन जीत जाए तो क्या हम बात करेंगे? अगर जैशे मोहम्मद मिनिस्टर बन जाए कोई उनका तो हम बात करेंगे। वैसे भी उन्होंने फील्ड किए थे कैंडिडेट्स लश्कर ए तोयबा ने, वो तो पाकिस्तान के लोगों ने ठुकरा दिया, पाकिस्तान के लोगों ने ठुकरा दिया। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात थी वहां पर। एक आतंकी संगठन को रिकॉग्निशन देने की बात यह है साहब कि हम आतंकी टेररिस्ट पकड़ते हैं मसूद अजहर जैसे, और एक हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो गई, हमको वापस करने पड़े अपने लोगों की जान बचाने के लिए, उस पर बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। एक फौजी को जिसने अपनी जान लगाई है ऐसे खूंखार आतंकवादी को दर पकड़ने के लिए, जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए डालना गलती थी। हमको हैंडओवर ही नहीं करना चाहिए था, हमको करना चाहिए था तो हम लोग करते आए, खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा हमें करना चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूं बख्शी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त कम है। समद साहब, अब्दुल समद साहब, पूरा दारोमदार अब पाकिस्तान पर है, हर कोई की नजरें पाकिस्तान पर है, पूरी दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि आप कैसे टेररिज्म पर नकेल कस सकते हैं। आप आज चाहें, पाकिस्तान आज चाहे तो तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज पर रोक लगा सकता है। क्या ये बैकबोन पाकिस्तान दिखाएगा? क्या ये मजबूती पाकिस्तान दिखाएगा? देखिए, इससे पहले कमेंट कर दूं, जनरल जेडी बख्शी साहब ने कहा कि ये बात ठीक है कि वहां पे तो अभी कोई गवर्नमेंट की कोई शेप, कोई शक्ल निकली ही नहीं, तो किसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और रही बात पाकिस्तान की, देखें मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि हमने जितना बड़ा जो सबसे बड़ी जंग लड़ी है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो तो हमने लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे लोग मारे गए, या मैंने जनरल राहील शरीफ ने जो ज़रबे अज़ शुरू किया था नेशनल एक्शन प्लान के तहत, मगर अगर ये कहना कि पाकिस्तान के बस में है, ये भी शायद कोई ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ, अनफेयर नहीं होगा, क्योंकि टेररिज्म को अगर अमेरिका नहीं खत्म कर सका, अगर दुनिया नहीं खत्म कर सकी, अगर सऊदीया नहीं खत्म कर सका, तो ये कह देना कि नहीं वो पाकिस्तान उसका गढ़ है या पाकिस्तान
कोई स्विच को बटन तो है नहीं कि हम वो टर्न ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएंगे या ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएंगे, और ना ही तालिबान कभी हमारे कहने के ऊपर चलते हैं। वो पहले भी उनका जो मुल्ला उमर का टेनओवर था उसमें बामियान का मसला हो या उसामा बिन लादेन की हैंडलिंग का मसला हो, वो हमारे अंडर नहीं आते वो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब हमें सावधान इस बात को लेकर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तमाम आतंकी तंजीमों की नजर पर है कश्मीर, और इसे बचाना और इसे सुरक्षित रखना, महफूज रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद 6:20 पर आपको दिखाएंगे हर माँ बाप के लिए बहुत जरूरी बहस है, जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।